हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। हम अभी ले रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का B5 सीरीज़, जो B4 सीरीज़ है, उसमें पार्ट 4 तक हमने देख लिया है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाला जो सीरीज़ हमने शुरू किया, उसमें आय और रोज़गार का संतुलन हमने देखा था। सबसे पहले प्रतिष्ठित सिद्धांत, किन्स का सिद्धांत। इसके एक अगले पार्ट में हमने उपभोग फलन और प्रवृत्तियाँ वगैरह पढ़ा। इसके अगले वीडियो में बचत फलन और बचत प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हमने निवेश फलन और उससे संबंधित चैप्टर पढ़ा। अब हम देखते हैं समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होते हैं। सबसे पहले लेते हैं समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, सकल मांग, कुल मांग। यहाँ जब हम समष्टि की बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर हमने देखा, उसमें अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हमने लिए थे। पहला था परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा था उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा था गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। और चौथा था एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक साल में वस्तुओं और सेवाओं की, अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं की जो मांग करते हैं, उनका कुल योग, उसको हम कहते हैं समग्र मांग। कुल मांग एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल जो मांग की जाती है, किसके द्वारा? सभी क्षेत्रों द्वारा, लोगों द्वारा, उद्यमियों द्वारा, सरकार द्वारा, विदेशी क्षेत्र द्वारा जो मांग की जाती है, उनका कुल योग, उसे हम कहते हैं समग्र मांग। अब समग्र मांग को डिटेल पढ़ने के लिए पहले हमें उसके कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे, घटक पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं समग्र मांग के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और कंपोनेंट में हम बात करें तो हम खुली अर्थव्यवस्था ले रहे हैं जिसमें सरकार भी मौजूद है, ठीक है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था में 4 घटक होंगे। पहला है निजी उपभोग मांग या निजी उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। निजी उपभोग व्यय कौन कर रहा है? घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार। तो परिवारों द्वारा, घरेलू क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग की जाती है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है, उसे हम कहते हैं उपभोग मांग या उपभोग व्यय। हम उपभोग कितना करें, यह किस पर निर्भर करता है? हमारी प्रयोज्य आय पर। डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय, उपभोग योग्य आय कितनी है, उस पर निर्भर करता है कि हम कितना व्यय करेंगे। जितनी आय बढ़ेगी उतना हमारा उपभोग भी बढ़ेगा। आय और उपभोग में सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निजी निवेश मांग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये हमने राष्ट्रीय आय की व्यय विधि में चारों फैक्टर हमने पढ़े हैं। व्यय विधि में चारों को हमने डिटेल पढ़ा है राष्ट्रीय आय में। निजी निवेश मांग, आई, इन्वेस्टमेंट डिमांड या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? उद्यमी, प्रोड्यूसर, पूंजीपति। किस पर व्यय कर रहे हैं? पूंजीगत वस्तुओं पर उद्यमियों द्वारा जो व्यय किया जाता है, पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर उद्यमियों द्वारा प्लांट, मशीनरी, उपकरण आदि पर जो व्यय किया जाता है, उसे हम निवेश व्यय कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और निवेश मांग जो है वो कितनी होगी? 2 बातों पर निर्भर करता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, जो कि कॉस्ट है, निवेश की लागत है। और एक होता है MEC, मार्जिनल
एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत क्षमता, ठीक है ना। तो निवेश दो बातों पर निर्भर करता है, ये हमें ध्यान रखना है। ब्याज की दर जो कि पूंजी की लागत है, और पूंजी से प्रत्याशित प्रतिफल MEC, इन दोनों पर हमारी निवेश मांग कितनी है ये निर्भर करेगा। नेक्स्ट है सरकार द्वारा मांग, गवर्नमेंट डिमांड या सरकारी व्यय। सरकार द्वारा सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिकित्सालय है, विद्यालय है, सड़क है, रेल यातायात है, बांध है आदि व्यय किया जाता है। तो सरकार के द्वारा उपभोग वस्तुओं पर, पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है एक वर्ष की अवधि में, उसे हम कहते हैं सरकारी व्यय या सरकार द्वारा व्यय या सरकार की मांग। नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात मांग, नेट एक्सपोर्ट डिमांड। शुद्ध निर्यात मांग क्या होता है? शुद्ध आया, इट मीन्स डिफरेंस तो है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात क्या बताता है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध विदेशी मांग कितनी है। समझ में आया ना? देश में वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध विदेशी मांग कितनी है। ये अगर नेगेटिव है, इट मीन्स हमारे निर्यातों की मांग कम है और आयातों की मांग ज़्यादा है। यदि यह धनात्मक है, इट मीन्स हमारे निर्यातों की विदेशों में मांग ज़्यादा है और आयात हमारे कम है। ये शुद्ध निर्यात मांग हुआ। इस प्रकार से इन चारों घटकों को यदि जोड़ दिया जाए तो समग्र मांग बनेगी AD = C + I + G + X - M। इन चारों घटकों को हमने जोड़ दिया, समग्र मांग बन गई। लेकिन किन्स ने सरलता की दृष्टि से केवल दो कंपोनेंट को शामिल किया है समग्र मांग में। वैसे घटक तो चार हैं, लेकिन आगे के एनालिसिस के लिए किन्स ने इसको केवल दो मांग तक सीमित किया है। कौन सी? AD = C + I, उपभोग मांग और निवेश मांग, इन दो को ही समग्र मांग में शामिल किया है। इनके आधार पर ही हम समग्र मांग अनुसूची और समग्र मांग वक्र बनाते हैं। अब लेते हैं समग्र मांग अनुसूची टेबल और समग्र मांग वक्र। टेबल में देखिए आप, आय स्तर हमने लिए हैं। आय स्तर निरंतर बढ़ रहा है, 0 से 50-50 के गैप में हमने आय के स्तर लिए हैं। उपभोग मांग या उपभोग व्यय C, देखिए 0 पर भी उपभोग 50 है, स्वतंत्र उपभोग है। इसको हम डिटेल में वैसे उपभोग वाले वीडियो में देख चुके हैं। फिर कंटिन्यू इक्वल गैप है, निरंतर समान उपभोग बढ़ रहा है, MPC को स्थिर माना गया है। निवेश व्यय स्थिर है, किन्स ने स्वतंत्र निवेश माना है, अर्थात निवेश आय के विभिन्न स्तरों से स्वतंत्र है। हमने यहाँ लिखा भी है कि किन्स ने आय के विभिन्न स्तरों पर निवेश को स्थिर माना, अर्थात स्वतंत्र निवेश है। और आय में वृद्धि से समग्र मांग भी बढ़ती है। देखिए अब C और I दोनों जो है ना, इनको हमने जोड़ा, ये बन गया AD। 50-50 100, 0 पर भी 100 की डिमांड है, 50 पर 125 की डिमांड है। तो ये आय के विभिन्न स्तरों पर हमने इनको जोड़ के कुल मांग निकाली है। इसी को यहाँ पर ट्रेस करेंगे अपन। ये समग्र मांग वक्र हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ आय का स्तर लिया है जो हमारा 0 से 250 है, लिखा हमने। Y अक्ष पर उपभोग निवेश अर्थात सकल मांग को हम यहाँ शो कर रहे हैं। सबसे पहले हम निवेश वक्र बनाया हमने, क्योंकि निवेश स्थिर है आय के विभिन्न स्तरों पर। तो ये 50 के स्तर पर हमने एक क्षैतिज रेखा खींची है जो निवेश मांग को बता रही है। इसके पश्चात देखिए 0 पर 50 का उपभोग, ये 0 पर 50 का उपभोग है। इसके बाद इक्वल गैप में निवेश उपभोग जो है वो बढ़ रहा है, तो ये लगातार उपभोग बढ़ रहा है, ये C वक्र हो गया है ना। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, C और I को जोड़ें तो AD आता है। ध्यान ये रखना है कि AD में और C में काय का अंतर है, केवल I का डिफरेंस है और I कांस्टेंट है।
इसलिए ये जो सी वक्र है इसी को हमने ऊपर उठा दिया है। देखिए 0 पर 100, इसके बाद ये पूरा सी वाला वक्र है वो ये एडी बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा एडी वक्र है, धनात्मक ढाल वाला है। आय बढ़ने के साथ साथ हमारा एडी वक्र भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम लेते हैं समग्र पूर्ति, है ना, सकल पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। अभी हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, अब एग्रीगेट सप्लाई ले लेते हैं। समग्र पूर्ति, वैसे शब्दों को ही विश्लेषित करें तो हम समझ जाएंगे कि अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुएं कितनी उपलब्ध हैं। किसी निश्चित समय अवधि में या एक वर्ष में उपभोग और निवेश हेतु उपलब्ध अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, इसको हम कहते हैं समग्र पूर्ति, सकल पूर्ति। कितना उत्पादन उपलब्ध है एक वर्ष में, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मात्रा उपभोग और निवेश करने के लिए उपलब्ध है, इसे हम कहते हैं समग्र पूर्ति या सकल पूर्ति। और इनका जो मूल्य है, उत्पादन का जो मूल्य है, वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। जितना उत्पादन हुआ उतना बिकेगा, और जितना बिकता है, जो मूल्य आता है, वही हमारी राष्ट्रीय आय है उत्पादन विधि से। और दूसरे एंगल से अगर हम बात करें तो उत्पादन अगर हुआ है तो साधनों को रोजगार मिला है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, चारों को काम मिला है, चारों ने मिलकर उत्पादन किया है। जब उत्पादन हुआ है तो उनको आय होगी। और आय जो है, आय विधि से देखो तो साधनों की आय को जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय आ जाती है। उत्पादन विधि से देखें तो जितना उत्पादन हुआ उसका मूल्य वो राष्ट्रीय आय है। अब हमारी जो आय है, राष्ट्रीय आय है, उसका एक भाग उपभोग पर व्यय किया जाएगा और एक भाग बचा लिया जाएगा। इसलिए यहां पर यह समझना है कि सकल पूर्ति जो है उसका जो मूल्य है वो राष्ट्रीय आय के बराबर है। समग्र पूर्ति एएस इक्वल टू वाई, इनकम, नेशनल इनकम। अब आय के यहाँ पर हमने दो प्रयोजन बताए कि आय का एक भाग उपभोग किया जाएगा, एक भाग बचत किया जाएगा। इसीलिए समग्र पूर्ति के दो घटक लिए हैं हमने यहाँ पर। एक तो है उपभोग, कि आय का एक भाग उपभोग किया जाएगा। आय और उपभोग में धनात्मक संबंध होता है, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ता जाता है। ये डिटेल हमने सारा उपभोग फलन वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। दूसरा घटक है बचत। बचत कैसे निकाली जाएगी? आय, बचत क्या होती है? आय का वह भाग जो बचा लिया जाता है, जो व्यय नहीं किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे? हमारी आय में से हमारे उपभोग व्यय को हम घटा दें, बचत आ जाएगा। आय बढ़ने के साथ साथ बचत भी बढ़ती है। बचत प्रारंभ में ऋणात्मक होती है और फिर धीरे धीरे आय बढ़ने के साथ साथ जीरो और धनात्मक हो जाती है। ऋणात्मक बचत क्या बता रही है? स्वतंत्र उपभोग को बता रही है कि हमारी आय जब कम है तो हम उधार लेकर भी उपभोग कर रहे हैं। तो समग्र पूर्ति के दो घटक हुए तो उसका फार्मूला होगा AS इक्वल टू C प्लस S। ध्यान रखना, एडी में हमने सरलता की दृष्टि से दो पार्ट किए थे। किन्स ने बताया AD इक्वल टू C प्लस I, है ना। यहाँ AS इक्वल टू C प्लस S, या मैंने कहा समग्र पूर्ति ही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय को हम Y लिखें तो Y इक्वल टू भी C प्लस S। अब अनुसूची और वक्र ले लें तो ये आय के विभिन्न स्तर पहले भी हमने लिए थे, अभी भी हमने वही आय के स्तर लिए हैं और वही उपभोग लिया है हमने, वही 0 से 50, 0 पे 50 और धीरे धीरे कांस्टेंट गैप में रखा। यहाँ पर बचत हमने निकाली है, आय में से उपभोग को घटा दिया, 0 माइनस 50, ये माइनस 50 आया, 50 माइनस 75 माइनस 25, और ये गैप कर हमने S निकाल लिया। देख रहे हैं हम, प्रारंभिक बचत ऋणात्मक है, फिर 0 और फिर धनात्मक है। अब AS निकालना है, C प्लस S, इन दोनों को जोड़ा हमने, 50 प्लस माइनस 50 इक्वल टू 0, दिस प्लस दिस इक्वल टू 50। इनको जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। आप देखिए Y और AS दोनों इक्वल हैं, इसीलिए तो हम AS को Y कह रहे हैं। समग्र पूर्ति ही राष्ट्रीय आय है, ये यहाँ से भी सिद्ध हो रहा है। Y
और ए एस दोनों इक्वल हैं, क्योंकि y जो 2 में ही तो डिवाइड हुई है, c और s में, है ना। अब हम बात करें वक्र पे। इस टेबल से हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर देखिए, ये हमने आय का स्तर लिया है और यहाँ पर उपभोग और बचत को लिया है। जैसे पहले हमने एडी वक्र में यहाँ उपभोग और निवेश को लिया था, यहाँ पर हम उपभोग और बचत को लेते हैं। और यहाँ पर आय का स्तर है, वही 0 से 300 तक ये लिखा और यहाँ 0 से 300 तक ये लिखा। सबसे पहले हम उपभोग वक्र बना देते हैं। 0 पर 50 है, ये 0 पर 50, क्योंकि गैप इक्वल है उपभोग में, है ना। उपभोग में गैप इक्वल है तो सीधी रेखा होगी, तो हमने ये सी वक्र बना दिया सीधी रेखा के रूप में। अब हम बनाते हैं बचत एस। प्रारंभ में -50 है, ये 0 पर -50, 100 पर 0 है, 100 पर ये 0 है, और ये सीधी रेखा, क्योंकि यहाँ पर भी गैप इक्वल है। जब गैप इक्वल होता है हमेशा सीधी रेखा बनती है, तो ये एस हुआ। अब हमने बनाया ए एस, 0 पर 0, 50 पर 50, तो ये सदैव 45 डिग्री के एंगल पर सीधी रेखा बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर ये ए एस वक्र हमने जो बनाया वो सी प्लस एस, और ए एस वक्र 45 डिग्री पर है, क्योंकि यह आय ही इनमें वितरित हुई है और आय का मूल्य और समग्र पूर्ति सेम है, सेम वैल्यू है। यह 45 डिग्री के एंगल पर ए एस कर्व बनेगा। ये क्लियर कर देना है अपने को। यहाँ पर हमने एक नोट डाला है कि रोजगार और आय के स्तर में वृद्धि से समग्र पूर्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी समग्र पूर्ति भी बढ़ेगी। पूर्ण रोजगार स्तर पर एएस नहीं बढ़ती है। परंपरावादी अर्थशास्त्र, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, जिसका डिस्कस मैंने पहले वीडियो में किया था इस सीरीज में, है ना। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, पूर्ण रोजगार रहता है। तो उनके अनुसार अगर हम बात करें तो ये समग्र पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल वाला नहीं होगा। उनके अनुसार फिर समग्र पूर्ति वक्र कैसा होना चाहिए, उनके अनुसार समग्र पूर्ति वक्र ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहता है। तो फिर पूर्ण रोजगार पर तो समग्र पूर्ति कहाँ बढ़ेगी, पूरा रोजगार हो चुका है तो समग्र पूर्ति वक्र वर्टिकल होगा, लंबवत होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो वक्र बनाए हैं। किंग्स के अनुसार, किंग्स ने तो माना है कि सदैव अल्प रोजगार रहता है, और पूर्ण रोजगार जो है वो तो टेम्पररी कंडीशन है, अल्प रोजगार परमानेंट कंडीशन है। इसलिए किंग्स ने धनात्मक ढाल वाला समग्र पूर्ति वक्र बनाया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार रहता है तो आय बढ़ने के साथ साथ पूर्ति बढ़ती है। लेकिन किंग्स ने यह कहा कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर एएस वक्र लंबवत हो जाएगा। तो हमने एक पार्ट ये भी बनाया है कि यदि पूर्ण रोजगार, यहाँ से ये तो धनात्मक ढाल है, लेकिन यदि पूर्ण रोजगार हो गया, जितने साधन थे सबको काम पर लगा दिया, अब उत्पादन कहाँ से होगा, अब उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर इस लेवल पर एएस वक्र उदग्र लंबवत वर्टिकल हो जाता है। यह हमको ध्यान रखना है कि जब तक अल्प रोजगार रहे तब तक एएस वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, और जैसे ही पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त होता है एएस वक्र लंबवत हो जाता है। ये हमने लिया एएस वक्र। अब हम लेते हैं आय और रोजगार के संतुलन का निर्धारण। अभी हमने अलग अलग पढ़ा, समग्र मांग क्या होता है, वह वक्र कैसा होता है, समग्र पूर्ति क्या होती है, उसका वक्र कैसा होता है। दोनों को अलग अलग पढ़ने के बाद अब हम लेते हैं आय और रोजगार के संतुलन का निर्धारण कैसे होगा, ठीक है ना। अब आय और रोजगार का संतुलन निर्धारित करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं, एक तो AD&AS अप्रोच और एक है S&I अप्रोच। समग्र पूर्ति और समग्र मांग की अवधारणा के द्वारा हम संतुलन निर्धारित कर सकते हैं, बचत और निवेश के द्वारा हम संतुलन का निर्धारण कर सकते हैं। किंग्स ने यह कहा कि आय और रोजगार के संतुलन का निर्धारण वह होगा जहां AD और AS अर्थात समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर हों। तो इस चित्र में हमने ये समग्र पूर्ति वक्र लिया है, AS = C + S।
ये समग्र मांग वक्र लिया है, AD इक्वल टू C प्लस आई, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं E बिंदु पर, अर्थात E बिंदु पर AD और AS दोनों बराबर हैं, तो ये आय का निर्धारण हो गया y1, तो संतुलन आय का निर्धारण हो गया y1। ठीक है, अब हम ये देखें कि यदि इससे पहले कोई भी आय का स्तर होगा वो संतुलन का स्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ई से पहले आप देखिए एडी वक्र ऊंचा है, एएस नीचे, अर्थात मांग है वो पूर्ति से ज्यादा है। जब समग्र मांग ज्यादा है अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में हमेशा तेजी बनी हुई रहेगी, क्योंकि समग्र मांग अधिक होने पर, निवेश अधिक होने पर रोजगार का स्तर बढ़ता है, आय का स्तर बढ़ेगा और धीरे धीरे आय का स्तर बढ़ते बढ़ते ई बिंदु तक बढ़ेगा, जहां एडी और एस दोनों इक्वल हो जाते हैं। यदि आय का स्तर y1 के बाद यहां पर कहीं हो तो ये भी संतुलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ई के बाद आप देखिए एस ज्यादा है, एडी कम है, मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है। पूर्ति ज्यादा होने से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का स्टॉक बढ़ जाएगा, रोजगार में कमी आएगी, है ना, क्योंकि उत्पादन कम करेंगे प्रोड्यूसर, रोजगार में कमी आएगी तो आय का स्तर कम होगा, वापस आय का स्तर घटते घटते कहाँ आ जाएगा? ई पर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ई ही संतुलन का बिंदु है यहीं पर, क्योंकि एडी इक्वल टू एएस है। अब हम धारणा लेते हैं बचत और निवेश। ये निवेश वक्र हमने देखा, स्वायत्त निवेश का वक्र क्षैतिज आई, और बचत हमने एक्स अक्ष से शुरू की है क्योंकि प्रारंभ में ऋणात्मक होती है। एस और आई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई बिंदु पर, यहाँ पर ई बिंदु पर एस इक्वल टू आई है, बचत और निवेश दोनों बराबर हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितनी बचत हो रही है उतना पूरा निवेश हो रहा है। तो यहाँ पर संतुलन आय का निर्धारण हो गया y1। अब हमने यहाँ भी लिखा है कि y1 से पहले कोई भी आय का स्तर संतुलन वाला नहीं होगा, क्योंकि y1 से पहले आप देखिए निवेश ज़्यादा है और बचत कम है। जैसे भी अर्थव्यवस्था में निवेश ज़्यादा होता है, आप ध्यान रखें, निवेश मतलब इंजेक्शन है, बचत मतलब लीकेज है। जब जब भी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा, रोजगार का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ती है, मांग बढ़ती है, सभी बढ़ता है, तो यह आय का स्तर बढ़ने के साथ साथ ई बिंदु तक आय का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि ई बिंदु तक निवेश है वो बचत से ज़्यादा है। आई ग्रेटर देन एस होने पर अर्थव्यवस्था में सदैव आय बढ़ती है, गुणक प्रभाव से भी, जो कि हम आगे बात करेंगे। और y1 के बाद वाला कोई भी आय का स्तर हो, है ना, तो ई के बाद देखिए आप s ऊपर है, आई नीचे है, इट मीन्स आई लेस देन एस, निवेश कम है, बचतें ज़्यादा हो रही हैं। बचतें जब भी ज़्यादा होंगी, लीकेज ज़्यादा हो रहा है, व्यय कम हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था में स्टॉक रह जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ पूरा बिक नहीं पाएगा, उत्पादन में कटौती होगी, रोजगार में कटौती होगी और आय का स्तर गिरेगा, और आय का स्तर गिरते गिरते ई बिंदु पर आ जाएगा और यहाँ संतुलन y1 वापस निर्धारित हो जाएगा। इस बात को हमने एक फार्मूला यहाँ भी दिया कि ये दोनों सेम थिंग है। कैसे? एडी इक्वल टू ए एस संतुलन में, है ना, एडी क्या है? सी प्लस आई, ए एस क्या है? सी प्लस एस, सी दोनों तरफ है, खत्म हो गया, आई इक्वल टू एस। तो एडी इक्वल टू ए एस करें या आई इक्वल टू एस, एस आई इक्वल टू एस करें, बात एक ही है, संतुलन का स्तर वही निर्धारित होगा। इसको हम टेबल से भी देखें, या आय के स्तर विभिन्न, जो पिछले दो टेबल मैंने बनाए उनको ही सबको एक साथ बना दिया। ये विभिन्न आय के स्तर पर हमने उपभोग लिया, निवेश लिया और बचत लिया। बचत कैसे निकाला? y माइनस सी करके हमने बचत निकाल दिया। एडी निकाला, ए एस निकाला। एडी समग्र मांग कैसे निकाला? सी और आई को हमने जोड़ दिया इन दोनों को, तो ये एडी आ गया। ए एस कैसे निकाला? सी और एस इन दोनों को हमने जोड़ा, तो ये हमारा ए एस आ गया। ये दोनों बराबर कहाँ हो रहे हैं? देखिए आप, ये 200 और 200, यहाँ एडी और एस बराबर हो गए। आय का स्तर कितना है? 200। ये हो गया आय का संतुलन का स्तर कि इस 200 के स्तर पर एडी और एस बराबर हैं। यदि हम बचत और निवेश दृष्टिकोण से बात करें तो वो भी इसी स्तर पर 50-50 दोनों इक्वल हैं। इसी आय स्तर पर बचत और निवेश भी बराबर है, इसी आय स्तर पर एडी और एस भी बराबर हैं। तो ये स्तर हो गया आय का संतुलन।
इससे पहले आप देखिए एडी जो है ना ए एस से ज़्यादा है, यहाँ हमने लिखा एडी ग्रेटर देन एस या आई ग्रेटर देन एस। देखिए आई भी एस से ज़्यादा है, तो आई की प्रवृत्ति कैसी होगी, यहाँ से यहाँ तक आई में वृद्धि होगी, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए आप यहाँ पर आपके एडी कम है और ए एस ज़्यादा है, इसके बाद एस ज़्यादा है आई कम है ना, तो आई में कमी होगी। तो ये जो स्थितियां हैं यहाँ पर हम लिखेंगे आई में कमी, ठीक है ना। और कमी होते होते वापस कहाँ तक आएगा, वापस ये पीछे आएगा, 200 के लेवल पर आ जाएगा और संतुलन हो जाएगा। अब इन संतुलन में परिवर्तन हो सकता है। कब परिवर्तन हो सकता है, जैसे यहाँ पर बात करें, ये निवेश स्वायत्त निवेश लिया है, मान लो निवेश बढ़ जाए, निवेश बढ़ने पर स्वायत्त निवेश है ना, ये आई वक्र ऊपर शिफ्ट होकर पैरेलल आई डैश हो गया और अब एस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, नया संतुलन यहाँ हो गया और ये आई का स्तर बढ़ गया। तो डेल्टा आई निवेश बढ़ने पर डेल्टा वाई आई बढ़ गए, है ना। तो संतुलन बदल गया, कब, जब स्वायत्त निवेश में वृद्धि हो। यही बात यहाँ कर लेते हैं, यदि निवेश में डेल्टा आई की वृद्धि होगी तो निवेश किसका हिस्सा है, एडी वाले वक्र का। एडी वक्र पैरेलल ऊपर शिफ्ट हो जाता है, एडी से हो गया एडी 1, है ना, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। संतुलन अब इसकी जगह यहाँ हो जाएगा, नया संतुलन यहाँ हो जाएगा और आई का स्तर ये बढ़ गया। तो जैसे ही एडी वक्र में या आई में शिफ्टिंग होगा वैसे संतुलन बदल जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा B4 सीरीज का पार्ट 5 है, जिसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति और आय और संतुलन का निर्धारण हमने पढ़ा। थैंक यू।